नमस्कार मित्रों। परिणाम आरएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारतीय इतिहास में आज हम क्रांतिकारी चरण के बारे में बात करेंगे। क्रांतिकारी चरण जो टॉपिक है आपके प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मेंस के लिए हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्रांतिकारी चरण से संबंधित आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे। और घटनाओं को देखने से पहले हम बात करेंगे कि ये क्रांतिकारी चरण जो है ये क्यों शुरू हुआ, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली, ठीक है, इनकी क्या विचारधारा थी, क्या कार्यक्रम थे। फिर घटनाओं के बारे में बात करेंगे और इनकी क्या उपयोगिता या इनका क्या महत्व रहा। अंत में हम इसके साथ इसको कंक्लूड करेंगे। मैं बात करना चाहूंगा कि जो क्रांतिकारी चरण है, क्रांतिकारी चरण का कांग्रेस की राजनीति से पृथक अस्तित्व है। जो गांधीवादी चरण है उससे पृथक अस्तित्व है। तो हमने जो पिछली क्लास में गांधीवादी चरण के बारे में शुरुआत की थी, असहयोग आंदोलन तक हम लोग बात की थी, उससे ये अलग सेपरेट रूप से चल रहा है। ठीक है, विशेषकर इसमें नव युवकों की भागीदारी है। ये जो क्रांतिकारी चरण है ये सशस्त्र संघर्ष या हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से संघर्ष के द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त करने की विचारधारा से प्रेरित है। साथ ही अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको दो चरणों में बांटा गया है। वैसे कोई इस प्रकार के चरण नहीं बांटे गए हैं, लेकिन सुविधा के लिए हमें समझ में आए कि इन दोनों चरणों में क्या अंतर आया है, इसलिए अध्ययन के हिसाब से इतिहासकारों ने इसको दो चरणों में बांटा है। अभी हम पहले चरण की बात करेंगे, क्रांतिकारी आतंकवाद जिसको कहा गया है। हालांकि ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं, समकालीन इतिहासकार, इन्होंने इसके लिए क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया है, जो कि गलत है। लेकिन भारतीय इतिहासकार इसको निश्चित रूप से क्रांतिकारी चरण के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करें हम लोग। पहले बात करते हैं क्रांतिकारी चरण की। तो क्रांतिकारी चरण का प्रथम चरण है, इसका जो उद्भव है वह आपका 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से शुरू होता है। 1896-97 के आसपास से क्रांतिकारी घटनाएं शुरू होती है। और जब घटनाएं देखेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो 19वीं प्रथम चरण जो है वह 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू होता है और प्रथम विश्व युद्ध तक ये चरण चलता है। ये जो क्रांतिकारी चरण है भारत के भूभाग में और भारत से बाहर भी जो भारतीय रह रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, वो भारत की आजादी के लिए, भारतीयों के अधिकारों के लिए औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से, सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ये अपने विचारधारा को अपनाते हुए क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यहां हमें ध्यान रखना है प्रथम चरण। ठीक है, द्वितीय चरण आगे बात करेंगे। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि भारत के अंदर भी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही हैं, भारत के बाहर भी हो रही है। तो उसको सेपरेटली हम लोग बात करेंगे। क्रांतिकारी चरण का उद्भव क्यों हुआ? सबसे पहले मूल जो मुद्दा यह है कि इस चरण की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, कांग्रेस है वह राष्ट्रवाद की भावनाओं का विकास कर रहा है, राजनीतिक चेतना का विकास कर रहा है। अपने शुरुआत से, जब से 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से ही जब कांग्रेस की शुरुआती चरण में नरम दल का या उदारवादी दल का नेतृत्व है, तब से ही राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हो रहा है, राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा है, जनता के मुद्दों को उठाया जा रहा है। फिर ये इस चरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो एक महत्वपूर्ण इसमें कारण देखने को मिलता है कि जो नवयुवक थे, भारतीय नवयुवक, वो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं थे। चाहे वह उदारवादी दल की विचारधारा हो, जो प्रार्थना पत्र, ज्ञापन, प्रतिवेदन के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी शांतिपूर्वक रूप से मांगे रखती है, नवयुवक इनसे सहमत नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अलग रास्ता चुना, कांग्रेस के आंदोलन से अलग अपना रास्ता चुना। आगे उग्रवादी चरण कांग्रेस पर प्रभाव रहता जब रखता है, ठीक है, जिसमें लाल बाल पाल, इन तीनों कांग्रेस के नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका हमने देखी है। तो वहां पर भी वो थोड़े बहुत कांग्रेस के नजदीक आए, लेकिन अंत में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी दोनों दलों की आपसी खींचतान की वजह से, जो स्वदेशी आंदोलन में भी हम लोगों ने देखा, और सूरत में कांग्रेस के अध्यक्ष के मुद्दे को लेकर के जो विभाजन हुआ, इन सभी गतिविधियों ने भी कांग्रेस से नवयुवकों का मोह भंग कर दिया था। तो उन्होंने अपना एक अलग रास्ता अपनाया। तो क्रांतिकारी चरण के उद्भव के पीछे एक मूल कारण अपने को देखने को मिलता है, जो नवयुवक हैं वो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास नहीं रखते, उदारवादियों की विचारधारा में पूरी तरह से सहमत नहीं है, पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, उग्रवादियों की विचारधारा से सहमत जरूर है, लेकिन जब देखा कि उदारवादी और उग्रवादी आपस में ही अपने हितों को लेकर के संघर्षरत हैं, देश हित को एक तरह से साइडलाइन हो चुका है, तब नवयुवक कांग्रेस की इस परंपरा से अलग हटकर एक संघर्ष का एक नया रास्ता शुरू करते हैं। इसके अलावा
इस विचारधारा पर, क्रांतिकारी विचारधारा के उद्भव के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण था उस समय की कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, उसका भी प्रभाव देखने को मिला। जैसे 1896 में एडोवा का, विश्व इतिहास में है ये, एडोवा का एक युद्ध हुआ जिसमें एक औपनिवेशिक देश था, अफ्रीका का एक छोटा सा गरीब देश था इथोपिया, जिस पर इटली का शासन था। इटली यूरोप का देश, विकसित देश, और ऐसा उस समय माना जाता था कि यूरोप के देश इतने विकसित हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी गैर यूरोपीय देश, चाहे अफ्रीका हो, एशिया हो, ठीक है, वह यूरोपीय देशों को पराजित नहीं कर सकता। लेकिन 1896 में एडोवा का एक युद्ध हुआ, ये आपको नाम ध्यान रहे तो ठीक है, बाकी वैसा विशेष नहीं है। एडोवा का युद्ध, इस एडोवा के युद्ध में इटली को अफ्रीका के गरीब देश और उसके इटली के उपनिवेश इथियोपिया ने पराजित कर दिया। इससे ये यूरोपीय अजेयता का जो मिथक था वो टूट गया। इससे प्रेरणा मिली भारतीय नवयुवकों को कि अगर हम संगठित हो तो बड़ी से बड़ी शक्तिशाली जो देश हैं उनको भी पराजित कर सकते हैं। तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार 1905 ईस्वी में एक और घटना हुई विश्व इतिहास में कि छोटा सा एक देश जापान संगठित हुआ और अपने अधिकारों के लिए इससे कई गुना बड़े यूरोपीय देश सोवियत रूस को इसने पराजित कर दिया। ये दो अंतरराष्ट्रीय घटनाएं थी, वो भारत में नवयुवकों को क्रांतिकारी चरण के लिए एक तरह से प्रेरणा प्रदान कर रही है। ठीक है, इथोपिया द्वारा इटली को पराजित करना 1896 और 1905 में छोटे से देश, एशियाई देश जापान का उससे कई गुना विशाल रूस को पराजित करना, जो कि यूरोपीय देश था। तो इसने भारतीय नवयुवकों में एक क्रांतिकारी विचारधारा के उद्भव में प्रेरणा का काम किया। इसी प्रकार हम बात करें तो कुछ क्रांतिकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन थे, इनके भी संपर्क में भारतीय क्रांतिकारी थे, भारतीय नवयुवक थे, उनके साहित्य को पढ़ते थे, उनसे भी उन्हें प्रेरणा मिली। जिसमें रूस के शून्यवादी, जिन्हें निहिलिस्ट कहा जाता है, रूस में भी क्रांतिकारी थे जो राजशाही के खिलाफ राजतंत्र को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, निहिलिस्ट या शून्यवादी क्रांतिकारी। उनसे भारतीय नवयुवकों को प्रेरणा मिल रही थी। वे उस क्रांतिकारी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, भारतीय क्रांतिकारी नवयुवक। और आयरलैंड के क्रांतिकारी, आयरलैंड में भी क्रांतिकारी संगठन बने हुए थे, दल थे, वो भी अपनी ब्रिटिश सरकार, जो उनके ऊपर शासन का अधिकार था, उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसे निहिलिस्ट, रूस के निहिलिस्ट क्रांतिकारी और आयरलैंड के क्रांतिकारियों से भी प्रेरणा मिल रही थी। तो भारत में क्रांतिकारी चरण के उद्भव के पीछे में ये आपको महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेगी, महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं कि इन क्रांतिकारियों की जो क्रांतिकारी विचारधारा है, इनकी विचारधारा क्या है इनके कार्यक्रम, ये क्या चाहते हैं। तो इनका सीधा सा, जैसे मैंने पहले भी बात की, ये हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से, क्योंकि इसमें विशेषकर नवयुवक वर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से, सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं। इनका सीधा सा कहना है कि मांगने से अधिकार नहीं मिले, उन्हें छीनना पड़ता है, और अगर सत्ता क्रूर है तो क्रूर को दबाने के लिए उसकी हत्या भी जायज है। ठीक है, इसी संदर्भ में वो देखते हैं कि भारत में कुछ ऐसे कुख्यात अंग्रेज अधिकारी हैं जो बिना वजह या छोटी छोटी बातों पर भारतीयों को बड़ा कठोर दंड देते हैं, छोटे छोटे अपराध पर कठोर दंड देते हैं। ठीक है, जो नस्लवादी भेदभाव करते हैं, उन कुख्यात अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना, ठीक है, ऐसे अधिकारियों को चुन चुनकर उनकी हत्या करना। तो कुख्यात अंग्रेज अधिकारी भी इनके कार्यक्रम में शामिल थी। एक इनका कार्यक्रम है स्वदेशी डकैती। स्वदेशी डकैती से तात्पर्य है, ध्यान रखना, यहाँ पे डकैती है लेकिन कैसी, स्वदेशी, अपना ही धन, भारत का ही धन जो औपनिवेशिक सरकार यहां से लूट करके इंग्लैंड या यूरोप पहुंचा रही है, उसको फिर से लूटना और गरीब भारतीयों के लिए प्रयोग में लाना। तो ये डकैती तो है, लेकिन कैसी, स्वदेशी डकैती, ये भी इनके कार्यक्रम में शामिल थी। एक और महत्वपूर्ण घटना, इसका उदाहरण देता हूं मैं, काकोरी कांड जो है, काकोरी स्टेशन पर ट्रेन को लूट लिया गया था। इसमें भारत का खजाना भारत से बाहर भेजा जा रहा था, तो भारत का ही पैसा भारत की जनता से लूट करके औपनिवेशिक उसको भारत से बाहर भेज रही थी। इसको फिर से भारत में उपयोग में लाने के लिए, भारतीयों के हित में उपयोग में लाने के लिए क्रांतिकारियों ने, राम प्रसाद बिस्मिल और जो उनके सहयोगी थे, आगे घटना आएगी इसके बारे में बात करेंगे, तो काकोरी कांड को अंजाम दिया। स्वदेशी डकैती का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, और इनका एक और कार्यक्रम था क्रांतिकारी विचारधारा।
प्रचार प्रसार करना, इसके लिए वो पैम्पलेट न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें ये गुप्त रूप से करते थे। जो ये सशस्त्र संघर्ष की बात हो, हिंसात्मक गतिविधि की बात हो, डकैती की बात हो, तो ये सब ओपन रूप से नहीं होता था, गुप्त रूप से एक कह सकते हैं कि कार्यक्रम के तहत होता था। और सबसे बड़ी चीज है, चूंकि इसमें हिंसा शामिल थी, तो आम जनता इसे सामान्यतः स्वीकार नहीं करती थी। तो सामान्य जनता को यह बताना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तरीका गलत है लेकिन उद्देश्य सही है, तो इसके लिए अपनी विचारधारा को, अपने पक्ष को रखने के लिए ये क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार प्रसार करते थे विभिन्न पैम्पलेटों के माध्यम से। ठीक है, पुलिस से बचने के लिए गुप्त रूप से करते थे अपनी विचार कि हमने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, हमने फलाने कुख्यात अंग्रेज अधिकारी को, अंग्रेज जज को क्यों मारा, तो उसके बारे में उसके पूरे काला चिट्ठा लिख करके जगह जगह रात्रि में पैम्पलेट के रूप में छपा दिया जाता था। अगले दिन जनता को उसकी पूरी जानकारी होती थी कि ये इतना बुरा व्यक्ति था, इसने भारतीयों के खिलाफ इतना कह सकते हैं क्रूर व्यवहार किया है कि इसको मारना पड़ा। तो ये ऐसी क्रांतिकारी साहित्य, क्रांतिकारी विचारधारा, वो क्या ऐसा क्या लाना चाहते हैं, ये हिंसा क्यों कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, इस प्रकार की अपनी विचारधारा को वो पेम्पलेट न्यूज़पेपर्स के माध्यम से छापते थे और जनता तक पहुंचाते थे, ताकि जनता में इनकी कार्यता प्राप्त हो। ये इनके कार्यक्रम थे। यही कार्यक्रम हमें पूरे इन आगे की घटनाओं को देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें क्रांतिकारी चरण के रूप में समझ में आ गया होगा। छोटी सी चीजें समझने की चीज है। अब आगे जो हम देखेंगे वो टोटल फैक्ट है, घटनाएं जो हुई प्रथम चरण में। ठीक है, तो उसको हम बात करते हैं, क्या घटनाएं महत्वपूर्ण रूप से हुई। तो क्रांतिकारी घटनाएं जो है, इसकी शुरुआत हुई आपके महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण समुदाय से। ठीक है, शुरुआत इसकी होती है, क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण और बंगाल के भद्रलोक ब्राह्मण, भद्रलोक ब्राह्मण समुदाय से शुरू। क्या घटना है? पहली घटना हम लोग बात करते हैं कि 1896 में चाफेकर बंधुओं ने, दो भाई थे, चाफेकर चाफेकर बंधु, बालकृष्ण हरी चाफेकर और वासुदेव हरी चाफेकर, इन दोनों भाइयों ने मिलकर के नवयुवकों का एक संगठन बनाया, जिसका नाम था, क्रांतिकारी संगठन बनाया जिसका नाम था मंडल। नवयुवकों का एक संगठन था, 1896 में स्थापित किया गया। ये भारत का पहला आधुनिक भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन था, व्यायाम। ठीक है, नवयुवक। ठीक है, ये शारीरिक सौष्ठवता के लिए आते थे, लेकिन यहाँ पर क्रांतिकारी विचारधारा का भी प्रसार किया जाता था। ठीक है, व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसी समय की घटना, 1896-97 में ही पूना में प्लेग फैल गया। पूना में प्लेग फैल गया और प्लेग फैलने पर जो प्लेग कमिश्नर था, प्लेग कमिश्नर जिसको प्लेग की रोकथाम के लिए ब्रिटिश सरकार ने काम सौंपा था, उसने ब्रिटिश या यूरोपीय बस्तियों में तो पूरी एहतियात के तौर पर काम किया, ताकि यूरोपीय और ब्रिटिश किसी प्रकार को प्लेग की चपेट में न आए। लेकिन जो भारतीय बस्तियां थीं, उसमें उसने जानबूझकर लापरवाही की, या एक तरह से काम किया ही नहीं, भारतीयों को अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया। तो काफी बड़ी संख्या में उस प्लेग कमिश्नर की, जो प्लेग कमिश्नर मतलब प्लेग की रोकथाम के लिए सरकार ने जिसको नियुक्त किया था, प्लेग कमिश्नर मिस्टर रेंड, और उसका एक सहयोगी था अयर्स्ट। ठीक है,
इन दिनों ने जानबूझकर भारतीय क्षेत्रों में प्लेग की रोकथाम के लिए कार्य नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे भारतीय प्लेग की चपेट में आए और काल कवलित हुए, मारे गए प्लेग की वजह से। तो जब व्यायाम मंडल के चाफेकर बंधुओं को इसकी जानकारी हुई कि ये सब जानबूझ के किया गया, इनकी नजर में आम भारतीयों की जीवन का कोई मोल नहीं है, तो इन्हें दंडित करने के लिए चाफेकर बंधुओं ने एक इनकी हत्या का बीड़ा उठाया। और इसी संबंध में एक घटना है 1897 में चाफेकर बंधुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी, बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और आयरस्ट की हत्या, आयरस्ट की हत्या कर दी। यहीं से भारत में क्रांतिकारी चरण की शुरुआत मानी जाती है। पहली क्रांतिकारी घटना, प्रथम क्रांतिकारी संगठन व्यायाम मंडल, ठीक है। बाद में पुलिस ने दोनों चाफेकर बंदियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इनको फांसी हुई, ठीक है। 1898 में इनको फांसी, चाफेकर बंधुओं को फांसी, गिरफ्तारी हुई और चाफेकर बंधुओं को तिलक ने भी इस घटना को अपने समाचार पत्र केसरी में उठाया और इस घटना की तुलना की शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से। जैसे शिवाजी ने कैसे क्रूर मुस्लिम सेनापति जो था, ठीक है, अफजल खां, बीजापुर के जो राज्य था उसका एक अधिकारी था अफजल खां, उसकी हत्या की थी शिवाजी ने और जनता को आतंक से मुक्त कराया। उसी प्रकार चाफेकर बंधुओं ने मिस्टर रैंड और आयरस्ट की हत्या की। तिलक पर भी मुकदमा चला इस भड़काऊ लेख पर और उन्हें 18 माह की जेल हुई। ये केवल सामान्य जानकारी के लिए, आपको इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं। तो पहली घटना हुई ये, ध्यान रखिएगा, प्लेग कमिश्नर की हत्या। चाफेकर बंधुओं द्वारा किन किन को मारा, बाद में उनको फांसी हुई, उनको गिरफ्तार करके फांसी दी गई, ठीक है। इस घटना को सिडनी रॉलेट ने, जिसने रॉलेट एक्ट बनाने के लिए अपॉइंट किया था, हमने पढ़ा भी है, रॉलेट एक्ट एवं रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट कानून लाने के लिए इसने कहा कि भारत में कुछ आतंकवादी घटना अचानक से बढ़ गई है, इन्हें रोकने के लिए पुलिस को कुछ व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए, विशेष अदालतें स्थापित करनी चाहिए। ये हम टॉपिक देख चुके हैं पिछली क्लास में। तो उस सिडनी रॉलेट ने इस घटना से कहा है कि भारत में क्रांतिकारी चरण की शुरुआत हुई इस घटना के बाद से, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो हम लोग बात करते हैं कि क्रांतिकारी चरण के संदर्भ में ही, महाराष्ट्र के संदर्भ में ही बात करें पहले, कि 1899 में सावरकर बंधुओं ने, सावरकर 10 महाराष्ट्र क्षेत्र के ही प्रमुख क्रांतिकारी, ठीक है, गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, बड़े भाई गणेश दामोदर इनके पिताजी का, सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, काफी लोग इनसे परिचित हैं क्रांतिकारी। विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर के नाम से भी जाने जाते हैं, शॉर्ट में इनको वीडी सावरकर कहा गया। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। इन्हें 2 बार उम्र कैद की सजा हुई, काले पानी की सजा हुई। ये भारत से बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे, जिसमें इंडिया होम रूल सोसाइटी, जो इंडिया हाउस के नाम से जाने जाती है, श्यामजी कृष्ण वर्मा आगे आएगा, वहां वो भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। और भारत के बाहर और भारत के अंदर विभिन्न क्रांतिकारी घटनाओं से ये जुड़े रहे। 2 बार इन्हें काले पानी की सजा हुई, ठीक है। और इतिहासकार भी हैं, इन्होंने 18 सितंबर की क्रांति पर ग्रंथ भी लिखा है, जिसमें उन्होंने 18 सितंबर की क्रांति को भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी है। बात कर चुके हम पहले भी, जो 18 सितंबर क्रांति पड़ी थी। तो इन दोनों भाइयों ने 1899 में एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला नवयुवकों को इकट्ठा कर उनमें क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार करने के लिए, देश हित के लिए कुछ काम करने के लिए, नवयुवकों की शक्ति को संगठित करने के उद्देश्य से मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की।
ये जो मित्र मेला इनका संगठन था, ये इटली के एक राजनेता मेज़िनी द्वारा स्थापित यंग इटली की तर्ज पर बनाया गया था। उस यंग इटली में अभी मेज़िनी ने नवयुवकों को इकट्ठा किया था, उनकी शक्ति को इटली के एकीकरण के संदर्भ में। तो उसी की तर्ज पर मेज़िनी द्वारा यंग इटली संगठन स्थापित किया गया था। उसी की तर्ज पर सावरकर बंधुओं ने 1899 में नवयुवकों को इकट्ठा कर मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको हमको ध्यान रखना है। फिर आगे चलकर इन्हीं दोनों भाइयों ने 1904 में एक और संगठन की स्थापना की, जिसका नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत, ये भी एक क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया गया अभिनव भारत के नाम से। अभिनव भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी लोग जुड़े हुए थे। एक क्रांतिकारी घटना का मैं जिक्र करूंगा जो यहाँ पे देखने को मिलती कि 1906 में विनायक दामोदर सावरकर भारत से इंग्लैंड चले गए, ठीक है, और इंडिया हाउस सोसाइटी से जुड़ गए। और उनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, उन्होंने कुछ क्रांतिकारी साहित्य की रचना की। गणेश सावरकर ने अपने संगठन में कुछ क्रांतिकारी साहित्य, जिसमें कविताएं, कुछ आर्टिकल्स लिखे। तो उस क्रांतिकारी साहित्य को पुलिस ने जब्त कर लिया और उन्हें क्रांतिकारी साहित्य लिखा। इसे सरकार विरोधी मानते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमा चलाया गणेश दामोदर सावरकर पर, और उन्हें 1908 की घटना है, ठीक है, और उन्हें आजीवन कारावास दिया। आजीवन कारावास की सजा। तो 8 की घटना है, और देने वाले कौन था? नासिक का एक जज था, जैक्सन, जज जैक्सन, जो भारतीयों के प्रति बहुत ही क्रूर था। जितना दंड दिया गया वो उस अपराध की तुलना में कई गुना बढ़ा था। भारतीयों के प्रति बिल्कुल नस्लवादी भेदभाव से पीड़ित था, ठीक है, तो छोटी से छोटी अपराध पर भी बड़े से बड़ा दंड दिया जाता था। तो जज जैक्सन, जो नासिक का एक जज था, ठीक है, तो जब ऐसी घटना हुई कि गणेश दामोदर सावरकर को क्रांतिकारी साहित्य में सरकार के विरोध में कुछ लिखने पर, ठीक है, इसको भड़काऊ मानते हुए गिरफ्तार किया और आजीवन कारावास दिया, तो इसका बदला लेने के लिए अभिनव भारत के कुछ क्रांतिकारियों ने जज जैक्सन की हत्या का बीड़ा उठाया। इस घटना को कहा गया है नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस, ये है आपका। जज जैक्सन ने जब गणेश सावरकर को आजीवन कारावास दिया, एक छोटी सी घटना पर, छोटा सा अपराध था, अपराध भी पुलिस की नजर में है, ठीक है, सरकार की नजर में है, वैसे सही बात लिखना कोई गलत बात नहीं था, लेकिन दंड काफी बड़ा था, आजीवन कारावास। तो अभिनव भारत के नवयुवक क्रांतिकारी जो अभिनव भारत से जुड़े हुए थे, इनका नाम ध्यान रखना, कौन कौन है अभिनव भारत के क्रांतिकारी। हम लोग बात करते हैं विशेष, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, ठीक है। दूसरा है कृष्ण जी गोपाल कर्वे, ठीक है, और नायक राणाडे। इन्होंने जज जैक्सन की दिसंबर 1909 में हत्या कर दी। जज जैक्सन को मार दिया, ठीक है, क्रूर था, कुख्यात अंग्रेज अधिकारियों की हत्या उनके कार्यक्रम में शामिल। तीनों ने उनको मार दिया। बाद में तीनों की गिरफ्तारी हुई और इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी गई। तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। यह घटना नासिक षड्यंत्र केस 1909 के नाम से जानी जाती है। टॉपिक आपका 2 नंबर का आया
5 नंबर का यही बनेगा, नासिक षड्यंत्र केस 1909। बस अब इस पे आप लिखिए। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है नासिक षड्यंत्र केस क्या है, कब हुआ, ठीक है, किस क्रांतिकारी चरण से संबंधित है। इसमें अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन के ये क्रांतिकारियों ने अनंत लक्ष्मण कानेरे, कृष्णजी गोपाल कर्वे, विष्णु ये विनायक राणा, इन्होंने मिलकर के कुख्यात जज जैक्सन की हत्या कर दी, क्योंकि गणेश सावरकर को आजीवन कारावास दिया था। छोटी सी बात, ठीक है। बाद में इनको फांसी हुई। तो 2-5 नंबर के यहाँ पे सवाल बनने की पूरी संभावना इस हवाले आज वाले टॉपिक से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं और घटना के बारे में। तो बंगाल में, ये तो महाराष्ट्र की बात हुई, बंगाल में भी बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन स्थापित हो चुके थे, हो रहे थे, जिनमें हम बात करें। एक तो अनुशीलन समितियां, अलग अलग जिलों में अनुशीलन समितियां स्थापित हुई। ये सब नवयुवकों द्वारा स्थापित क्रांतिकारी संगठन थे। इसी प्रकार युगांतर समितियां भी स्थापित हुई। ये दोनों ही क्रांतिकारी संगठन के रूप में जानी जाती है, ठीक है। 1902 में, नाम याद रहे तो अच्छी बात है, 1902 में पुलिनदास ने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की। ढाका में, तो ढाका के नाम से ही है, अनुशीलन समिति की स्थापना की। क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। इसी प्रकार 1905 में पी मित्रा ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। कलकत्ता अनुशीलन समिति। 1907 में, ये सब क्रांतिकारी संगठन है। बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अरविंद घोष, मिदनापुर में बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अरविंद घोष। अरविंद घोष आपके उग्रवादी कांग्रेसी चरण से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्रांतिकारी चरण से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने मिलकर के अनुशीलन, मिदनापुर की अनुशीलन समिति की स्थापना की। अनुशीलन समिति, इन तीनों ने मिलकर क्रांतिकारी संगठन है। इसी प्रकार बारिंद्र घोष ने और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर युगांतर समिति की भी स्थापना की, ठीक है, ये भी क्रांतिकारी संगठन था, युगांतर समिति। और बंगाल में इनकी अनेक शाखाएं स्थापित की गई। बारिंद्र घोष, ठीक है, और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन्होंने मिलकर के युगांतर समिति नामक क्रांतिकारी संगठन भी स्थापित किया और बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में इसकी समितियां, उसकी शाखाएं स्थापित की। युगांतर नाम से समाचार पत्र भी चलाया, क्रांतिकारी समाचार पत्र था, इसमें वो आर्टिकल्स लिखते थे, क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। तो पूरे बंगाल में अनुशीलन समितियां, युगांतर समितियां इस प्रकार की स्थापित हुई, नवयुवकों को संगठित किया गया। ये सब घटनाएं चल रही है। ये वही समय है जब कर्जन भारत में, भारत का गवर्नर जनरल है, और बंगाल में, उस समय बंगाल उसका केंद्र था, राजधानी बंगाल थी, गवर्नर जनरल बंगाल बैठता था। तो इन नवयुवकों की क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी को देखते हुए बंगाल के विभाजन का मुद्दा इसी समय की बात है, ठीक है। तो युगांतर हमें ध्यान रखना है, अनुशीलन समितियां और युगांतर समितियां ये बंगाल में क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित की जा रही हैं। और इनमें बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, इनकी महत्वपूर्ण, और भी लोग शामिल हैं, लेकिन इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिलती है। अब क्या घटनाएं हुई उसके बारे में बात करते हैं। ये तो समितियां स्थापित हुई। एक आपका केस मिलेगा आपको, मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड, ये घटना है अप्रैल 1908 की। मुजफ्फरपुर बंगाल में है, अभी हम बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं। अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है। क्या थी मुद्दा? ये था यहाँ पे कि एक
अंग्रेज अधिकारी था किंग्सफोर्ड, अंग्रेज जज, वो भी भारतीयों के प्रति क्रूर व्यवहार रखता था, छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे अपराधों पर बड़ी बड़ी और क्रूर सजा देता था, तो उसकी हत्या करने का निर्णय लिया अनुशीलन समिति के क्रांतिकारियों ने। इसमें दो व्यक्ति प्रमुख हैं जिनका नाम है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। ठीक है, कौन लोग शामिल? बंगाल के दो नवयुवक क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का नाम ध्यान रखिएगा। घटनाक्रम और उससे जुड़े क्रांतिकारियों के नाम। प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने पूरी रैकी की। जज किंगफोर्ड के जो बंगले के बाहर कई समय, कई दिनों तक रहे और उन्होंने सब कि कब ये बाहर निकलता है, कब घर पे जाता है, कब ऑफिस जाता है, इस प्रकार की बातें चेक की। और उन्होंने एक दिन मौका देख करके, अप्रैल की घटना है, मौका देख करके इन्होंने घर से बाहर निकलते समय बग्घी में, जब जज किंग्सफोर्ड बाहर निकल रहा था, जो भारतीयों के प्रति क्रूर था, कुख्यात था ये, तो इस पर उसकी जो घोड़ा गाड़ी थी, बग्घी थी, उस पर बम फेंक दिया। किस्मत से उस समय उस बग्घी में किंग्सफोर्ड अंदर नहीं था। स्थान पर जो उसकी विदेशी कुछ महिलाएं थी, ठीक है, वो महिलाएं, बच्चे उसमें बैठे हुए थे, वो मारे गए। जब ये दृश्य देखा कि किसी बुरे व्यक्ति की हत्या के बदले कोई निर्दोष व्यक्ति मारा गया, तो प्रफुल्ल चाकी ने जब बम फेंका था वहां पर उस बग्घी पर, तो किंग्सफोर्ड तो उसमें था नहीं, किंग्सफोर्ड के स्थान पर कुछ महिलाएं और बच्चे मारे गए। तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्मग्लानि से भरते हुए खुद को ही उस समय गोली से उड़ा दिया। तो ऑन द स्पॉट उन्होंने एक तरह से अपनी ही हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारी वजह से निर्दोष लोगों की जान गई है। ठीक है, खुदीराम बोस पकड़े गए और खुदीराम बोस को इन्होंने तो आत्महत्या कर ली। ठीक है, वहीं साइट पर ही। और खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें फांसी की सजा हुई। इस द्वारा गिरफ्तार, मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद इनको फांसी दी गई। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले ये शहीद व्यक्ति भारतीय क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। लगभग 18 या 19 वर्ष इनकी रही होगी आयु जब इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर बमकांड के नाम से जाना जाता है, अप्रैल 1908 की घटना। इसी प्रकार एक और घटना आपको देखने को मिलेगी, वह है अलीपुर बमकांड। से संबंधित ही है। अलीपुर अलीपुर बम, ये घटना, इसको देखते हैं। ये घटना है आपकी नवंबर, बंगाल के कुछ क्रांतिकारी थे, इसमें बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सत्येंद्र नाथ दत्त। ठीक है, मैं इनके नाम लिख रहा हूँ, इससे जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम। हेमचंद्र कानूनगो, अरविंद घोष। इन क्रांतिकारियों ने, बंगाल के क्रांतिकारियों ने अपने एक प्रतिनिधि हेमचंद्र कानूनगो को, बंगाल के क्रांतिकारियों ने अपने एक प्रतिनिधि हेमचंद्र कानूनगो, ये भी क्रांतिकारी थे, कानूनगो को रूस भेजा। रूस के क्रांतिकारियों से इनका संपर्क हुआ, रूस भेजा, ताकि वहां जाकर के वो बम कैसे बनाया जाए, इस बम बनाने के तरीके को जानकर भारत आए। तो हेमचंद्र कानूनगो रूस गए और रूस जाकर उन्होंने बम बनाना सीखा, बम बनाने की कला सीखी, हेमचंद्र कानूनगो। ठीक है, जब भारत आए तो अपने साथियों को, वो बम बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने हेमचंद्र कानूनगो जब सीख कर आए, तो कलकत्ता के पास एक जगह है माणिकतल्ला, कलकत्ता के समीप एक जगह है माणिकतल्ला, माणिकतल्ला में गुप्त स्थान पर इकट्ठा हुए। ठीक है, और बम बनाने का तरीका बता रहे थे। इसी समय इन्हीं के एक साथी नरेंद्र कन्हई ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस से इनाम प्राप्त करने के लिए पुलिस के मुखबिर बन गए और पुलिस को सूचना दे दी कि ऐसा ऐसा हमारे साथी कुछ कर रहे हैं, गुप्त स्थान पर बम बनाने की कला का प्रदर्शन कर रहे थे।
कि कैसे बम बनाया जाता है, बम बनाने के लिए जो सामग्री इकट्ठा की और वो अपने साथियों को बता रहे थे ताकि वो भी सीख सके कि बम किस प्रकार बनाया जाता है, इसका उपयोग सरकार के विरुद्ध किया जा सके। तो मणिकतल्ला कलकत्ता के समीप है, वहां पर ये गुप्त स्थान पर ये कर रहे थे। तो इन्हीं क्रांतिकारियों के एक साथी थे नरेंद्र कन्हई, तो पुलिस को सूचना दी थी। नरेंद्र कन्हई पुलिस को सूचना दी और गिरफ्तारियां की। पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने इस क्षेत्र पर जो जहाँ पर स्थान था वहां पर वो छापेमारी की, तो वहां बम बनाने की सामग्री, हेमचंद्र कानूनगो वगैरह सारे इनके साथी पकड़े गए। अरविंद घोष भी इसमें शामिल थे, हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो उन्हें एक बार गिरफ्तार तो किया लेकिन रिहा कर दिया बाद में। तो पुलिस ने जो छापा मारा और पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया इस घटना में, वह कहलाया अलीपुर बम कांड। ठीक है, और इसमें पुलिस द्वारा हेमचंद्र कानूनगो, हरेंद्र घोष, उपेंद्र नाथ दत्त, उपेंद्र नाथ दत्त, अरविंद घोष, अरविंद घोष को गिरफ्तार गिरफ्तार किया और इन पर मुकदमा चलाया। ठीक है, अरविंद घोष के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो इनको बाद में रिहा कर दिया गया, वो अलग बात है। हेमचंद्र कानूनगो को आजीवन कारावास हुआ, इनको 10-10 वर्ष की सजा हुई, ये सब चीजें चलती रही। लेकिन इन्हीं क्रांतिकारियों को एक साथी था जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, सत्येंद्र नाथ दत्त। सत्येंद्र नाथ दत्त, तो सत्येंद्र नाथ दत्त को जानकारी हुई कि ये सब गिरफ्तारियां, पुलिस को ये खबर कहां से मिली, इन्हीं के एक मित्र नरेंद्र कन्हई ने ये खबर दी है। तो सत्येंद्र नाथ दत्त ने नरेंद्र कन्हई की हत्या कर दी, उसने विश्वासघात किया है। या? बाद में सत्येंद्र नाथ दत्त को भी गिरफ्तार किया और उन्हें फांसी की सजा। ये घटना अलीपुर बमकांड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, हमें ध्यान रखना क्या घटना थी, कौन लोग इससे जुड़े हुए थे, उनके बारे में आपको ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात करें, एक और घटना है 1910 की, हावड़ा षड्यंत्र केस। हावड़ा षड्यंत्र केस तो 10 ईस्वी। इस घटना से एक व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, क्रांतिकारी, सिद्ध क्रांतिकारी था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जो कि बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध था। बाघा जतिन, बाघा मतलब बाघ, टाइगर, बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने अपने बाघा जतिन जो है अपने साथियों के साथ एक भारतीय पुलिस अधिकारी था, वह भी स्वामी भक्त था, ब्रिटिश सरकार का स्वामी भक्त था और भारतीयों के खिलाफ नहाता था, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, पुलिस डिप्टी पुलिस अधीक्षक था, पुलिस उपाधीक्षक इसको कह सकते हैं, पुलिस उपाधीक्षक शमसुल हसन की हत्या, शमसुल हसन की हत्या कर दी। ठीक है, हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से यह घटना जानी गई। हालांकि पुलिस बाघा जतिन को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ठीक है, और ये केस चलता रहा, गिरफ्तारियां होती रही लेकिन बाघा जतिन बचते रहे। अंत में 1915 में बाघा जतिन बालासोर उड़ीसा में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। बाघा जतिन बालासोर, वर्तमान आपके उड़ीसा में है, बालासोर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, पुलिस के साथ एक मुठभेड़ एनकाउंटर में मारे गए। ये जो घटना थी हावड़ा षड्यंत्र केस के रूप में जानी जाती है। ये 1915 तब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, इसके बाद जो घटना है ये आपको ध्यान। ठीक है, इसी प्रकार ये तो थी भारत के अंदर की बात। अब भारत के बाहर विदेशों में क्या क्रांतिकारी घटनाएं हुई,
वो हम लोग देखते हैं। विदेशों में क्रांतिकारी, अच्छा एक दो चीजें और अभी रही हैं भारत के संदर्भ में, फिर विदेशों की बात करेंगे। जैसे एक घटना है जो भारत के अंदर ही है, हार्डिंग बम कांड। हार्डिंग बम कांड, जो हार्डिंग बम कांड है, ये घटना क्या है, इसको आपका दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, ठीक है। ये घटना है आपकी दिसंबर 12, 23 दिसंबर की घटना। अभी देखेंगे क्या है, पहले भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, आपको ध्यान याद होगा तो हमने बात की थी कि गवर्नर जनरल हार्डिंग ने दो घोषणाएं की थी। आपने जब देखा था बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के बाद की बात है। गवर्नर जनरल हार्डिंग ने दो घोषणाएं की। पहली घोषणा तो ये की कि बंगाल विभाजन रद्द घोषित की, ये हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं, उसी को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। और दूसरी उसने घोषणा की कि अब से ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली लाई जाएगी। ये घटना है 1911 की। हार्डिंग ने एक दरबार आयोजित किया और उस आयोजन में इसने दो घोषणाएं। दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? अगले साल दिसंबर 1912 में। दिसंबर 1912 में बिल्कुल सरकारी कार्यक्रम के अनुसार जब हार्डिंग दिल्ली में चांदनी चौक में हाथी के ऊपर बैठ करके अपने पूरे अधिकारियों के लवाजिमे के साथ, पुलिस बल के साथ राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उस समय भारत के कुछ क्रांतिकारियों ने ऐसी घटना मतलब एक तय किया कि इस हार्डिंग पर हम लोग हमला करेंगे, गवर्नर जनरल पर बम फेंक, ठीक है, ये जो घटना थी उसमें। और हार्डिंग हालांकि इसमें बच गया, हार्डिंग के कुछ अन्य साथी मारे गए, ठीक है, जो क्रांतिकारी थे वो गिरफ्तार हुए, कुछ को फांसी, कुछ बच निकले पुलिस से। तो ये पूरा घटनाक्रम कहलाता है। इसको दिल्ली षड्यंत्र केस भी कहते हैं और हार्डिंग बम कांड की घटना भी कहते हैं। दिसंबर 1912, 23 दिसंबर की घटना है ये, ठीक है। 23 दिसंबर 1912 गवर्नर जनरल हार्डिंग जब नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, तो प्रवेश के दौरान जुलूस निकल रहा था चांदनी चौक में, नई राजधानी में प्रवेश हेतु जुलूस में शामिल था। तब क्रांतिकारियों द्वारा उस पर बम फेंका गया। क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया, हालांकि हार्डिंग इसमें बच गया, ठीक है, और कुछ अन्य लोग मारे गए। यह घटना हार्डिंग कांड या दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में जानी जाती है। कौन लोग इसमें शामिल थे? इस क्रांतिकारी घटना की मास्टरमाइंड थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। रास बिहारी बोस और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही पुलिस की गिरफ्त से बच निकले, पुलिस की पकड़ में नहीं आए। रास बिहारी बोस कालांतर में पुलिस से बचने के लिए भारत से बाहर कई जगह गए और अंत में जापान चले गए, ठीक है। जापान में वह काफी समय, लंबे समय तक बने रहे। और फिर हम रास बिहारी बोस का हम नाम सुनेंगे तो जापान की सरकार और पुलिस में उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। तो जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे तो वो रास बिहारी बोस उस समय जापान में थे, और सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज का गठन किया उसमें रास बिहारी बोस के संपर्कों की बहुत बड़ी भूमिका रही जापान की सहायता के लिए, ठीक है। तो आगे आएगा, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि हार्डिंग बम कांड या दिल्ली
इसके मास्टरमाइंड जो थे, ठीक है, वो रास बिहारी बोस थे। और इस घटना में जब ये असफलता मिली तो पुलिस ने छापेमारी शुरू की, जो व्यक्ति इसमें शामिल थे उनको पकड़ने का प्रयास किया। तो इसमें रास बिहारी बोस पुलिस की तरफ से बाहर बच निकले और भारत से बाहर वह जापान पहुंच गए। फिर वो लंबे समय तक जापान ही रहते हैं, वहां जाकर के वो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, वह भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। अब जो उनके अन्य साथी जो गिरफ्त में आए, जिन पर मुकदमा चला और फांसी दी, उनके नाम में लिखवा रहा हूं, ठीक है। ये तो पुलिस से बच निकले, पुलिस से बच निकले, ठीक है। और रास बिहारी बोस तो जापान चले गए। अन्य जो साथी थे जो गिरफ्तार हुए, जिन पर दंड दिया गया, जिसमें आपका अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास, अमीर चंद, इनको हुई फांसी, इन सबको फांसी दी गई, अमीर चंद और इनको क्या दी गई, फांसी। इन पर मुकदमा चला और गवर्नर जनरल पर जानलेवा हमला करने के आधार पर इन पर को फांसी की सजा। इसमें राजस्थान के भी क्रांतिकारी शामिल थे, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा, जोरावर सिंह बाहट को भी इसमें सजा हुई, 10 वर्ष की कैद की सजा मिली इसमें। जोरावर सिंह बाहट को, उनका नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 10 वर्ष की कैद। बाकी इनको फांसी की सजा हुई। ये जो घटनाक्रम है, बाकी जो थे चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस, ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। रास बिहारी बोस जापान चले गए। हार्डिंग बमकांड या दिल्ली षड्यंत्र जाना जाता है। एक और घटना है जो भारत में घटित हुई, वह है आपका लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस, इसको प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस भी कहते हैं, क्योंकि आगे एक और लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाएगा। तो या तो आप सन देख लेना कि लाहौर षड्यंत्र केस के पीछे कौन सा सन आ रहा है, ठीक है, या प्रथम इस नाम से आपको मिलेगा, प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस, द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, इस नाम से। लाहौर षड्यंत्र केस क्या आपको मिलेगा, फरवरी 9। घटना क्या थी, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी लड़ रहा था। ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब देश थे जो आपके जर्मनी, इटली, तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी, इन देशों के विरुद्ध लड़ रहे थे, ठीक। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, जो विश्व के अनेक देश इसमें संलग्न थे। इवन ब्रिटेन ने भारत को भी अपनी ओर से युद्ध में घोषित कर दिया। तो भारत में विशेषकर पंजाब के कुछ क्रांतिकारी वर्ग जो था, और जो कुछ क्रांतिकारी पंजाब के थे लेकिन भारत से बाहर अमेरिका और कनाडा में रह रहे थे, विशेषकर नाम लूंगा मैं गदर पार्टी का, देखेंगे आगे भी गदर पार्टी। गदर पार्टी के क्रांतिकारी और पंजाब के क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई कि इस समय सरकार प्रथम विश्व युद्ध में फंसी हुई है, विश्व युद्ध शुरू हो चुका था 1914 में, सरकार फंसी हुई है, तो हमें 1857 की क्रांति की तरह भारत में एक बार फिर सशस्त्र विद्रोह सरकार के खिलाफ करना चाहिए। सरकार का पूरा ध्यान, पूरी मशीनरी, पूरी ताकत विश्व युद्ध में है, अपने शत्रु देशों के खिलाफ लगी हुई है, तो इस समय सुनहरा मौका है। इसी योजना के साथ गदर पार्टी, ठीक है, अभी आगे आएगा गदर पार्टी, देखना हमें, गदर पार्टी एवं पंजाब के क्रांतिकारियों ने मिलकर एक योजना बनाई। मिलकर 21 फरवरी 1915 के दिन सरकार के विरुद्ध एक साथ, सरकार के विरुद्ध सैनिकों, भारतीय सैनिकों और किसानों, ठीक है, कि भारतीय सैनिक एवं किसान मिलकर उत्तर भारत में सशस्त्र विद्रोह करेंगे सरकार के खिलाफ। सशस्त्र
विद्रोह करने की योजना बनाई। ठीक है, ये घटना थी। सरकार के खिलाफ भारतीय सैनिकों और किसानों को अपने साथ मिलाकर गदर पार्टी के क्रांतिकारी और पंजाब के क्रांतिकारी ने कहा कि उत्तर भारत में एक साथ अलग अलग जगहों पर हम सब सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह करेंगे। ये योजना इन्होंने तय की। हालांकि योजना की खबर पुलिस को पहले ही हो गई। पुलिस ने फटाफट गिरफ्तारियां की और गदर पार्टी के पंजाब के बहुत सारे क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया और उन पर मुकदमा चलाया। यह घटना कहलाई लाहौर षड्यंत्र केस। योजना सफल नहीं हुई क्योंकि पहले ही उसकी भनक लग गई पुलिस को और पुलिस ने इनको क्रांतिकारी में गिरफ्तार कर लिया। इस योजना में कौन कौन किसकी भूमिका थी तो उनका नाम हम लिखते हैं। शामिल कौन है इसमें आपको मिलेंगे करतार सिंह सराभा, गदर पार्टी के नेता थे पंजाबी करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, ठीक है, जगत सिंह, पृथ्वी सिंह, नायक दामोदर सावरकर, इस प्रकार के क्रांतिकारी शामिल थे इसमें। सचिंद्र सान्याल, ये कुछ लोग थे इनमें शामिल थे। योजना असफल रही, पुलिस ने इनकी गिरफ्तारियां की, इन पर मुकदमे चलाए। ये जो पूरी घटना है लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में जानी जाती है, फरवरी 1915 की घटना। तो ये घटना आपको ध्यान में रखनी है कि भारत में क्या क्या घटनाएं ऐसी हो रही। और हम देख देख सकते हैं एक बहुत सारी घटनाएं, जैसे अफगानिस्तान में समानांतर सरकार की स्थापना, वो भारत से बाहर की घटना के क्रम में हो जाएगा। और कामागाटा मारू केस, एक घटना आपका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। कामागाटा भारत के संदर्भ में कामागाटा केस षड्यंत्र, ये भारत के अंदर की एक घटना है, 1914 की घटना है। क्या कामागाटा मारू केस? प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो कनाडा में, कनाडा पर भी उस समय ब्रिटेन का शासन था। कनाडा की ब्रिटिश सरकार ने ऐसी घोषणा की, क्योंकि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, तो बहुत सारे क्रांतिकारी इस विश्व युद्ध का फायदा उठाने के लिए सरकार विरोधी गतिविधियों को अंजाम देंगे, ये उनको पहले से भनक थी। तो कनाडा की ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि अब से कनाडा में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करेगा तो वो या तो ब्रिटिश जहाजों से प्रवेश करेगा या कनाडा के जहाजों से प्रवेश करेगा। अन्य उसका प्राइवेट जहाज या किसी अन्य देश के जहाज से, ठीक है, वह कनाडा उसको स्वीकृत नहीं करेगा, उसको कनाडा में प्रवेश की इजाजत नहीं देगा। ठीक है, तो सरकार विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कनाडा की ब्रिटिश सरकार ने अपने नौ परिवहन कानूनों को सख्त किया, कठोर कर दिया कि विश्व युद्ध चल रहा है, अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि सरकार उलझी हुई है युद्ध में, तो सरकार विरोधी गतिविधियां शुरू नहीं हो। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि अब से कनाडा में प्रवेश के लिए केवल कनाडा के जहाज या ब्रिटिश जहाज या ब्रिटिश के जो मित्र देश हैं उनके जहाजों से ही प्रवेश होगा, अन्य जहाजों से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कनाडा में उस समय बहुत सारे पंजाबी आज भी हैं, बहुत सारे पंजाबी फैमिली वहां रहती थी। ठीक है, प्रवासी फैमिलियां वहां जो पंजाबी थे वो रहते थे। तो उसमें एक पंजाबी नेता थे बाबा गुरदीप सिंह। इन्होंने इस नौ परिवहन कानूनों का विरोध किया और कहा कि ये गलत है, ठीक है, हम इसको चैलेंज करते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। तो बाबा गुरदीप सिंह, इनमें इनका नाम ध्यान रखना, बाबा गुरदीप सिंह एक प्रवासी व्यक्ति थे, पंजाबी थे। बाबा गुरदीप सिंह ने इन कानूनों का विरोध करने के लिए सिंगापुर से एक जहाज किराए पर लिया। सिंगापुर से कामागाटा मारू, ये जहाज का नाम है, कामागाटा मारू नामक जहाज किराए पर लिया और अपने साथियों को इसमें शामिल कर कनाडा की ओर रवाना हो गए। कनाडा सरकार के नौ परिवहन कानूनों का उल्लंघन करने के, गलत है ये। ठीक है,
तो सिंगापुर से जहाज में चढ़कर अपने सभी साथियों को, जो साथी थे वहां पे, प्रवासी साथी थे, उनको लेकर कनाडा की ओर चले गए। कनाडा के तट पर पहुंचने वाले थे, सूचना गदर पार्टी को पहले ही मिल चुकी। गदर पार्टी ने भी कनाडा में जो अपनी शाखाएं थी वहां सरकार खिलाफ आंदोलन किए कि इनको प्रवेश दिया जाए। हालांकि कनाडा की सरकार ने बहुत सख्ती दिखाई और इस कामागाटा मारू नामक जहाज को प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी। काफी दिन की ये सख्ती चलती रही। अंत में बाबा गुरदीप सिंह के नेतृत्व में जो जहाज था कामागाटा मारू, वो भारत की ओर बढ़ा और भारत में ये बजबज बंदरगाह, कलकत्ता के पास है, बजबज बंदरगाह पर रुका। जहाज के अंदर के जो भारतीय थे उनमें आक्रोश सरकार के खिलाफ काफी था। वहां बजबज बंदरगाह पर पहले से ही पुलिस तैनात थी। उस पुलिस को देख के वो प्रवासी जो जहाज के अंदर भारतीय थे वो भड़क गए। ठीक है, तो इस दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुछ जहाजियों की मृत्यु और इस कामागाटा मारू जहाज को अनुमति देने के लिए भारत के अंदर और कनाडा में भी विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ चलते रहे। ये घटना है कामागाटा मारू केस के नाम से जानी जाती है, 1914 की घटना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो थी भारत के संदर्भ में क्रांतिकारी घटनाएं। अब हम बात करते हैं भारत से बाहर जो विदेशों में जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई, ठीक है, उनके बारे में बात करें। ज्यादा नहीं है, विदेशों में क्रांतिकारी संस्थाएं, घटनाएं जो स्थापित हुई उनके बारे में बात करते हैं। तो आपको एक मिलेगी 1905 में। पहली बात करें तो 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, प्रवासी भारतीय थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इंडिया होम रूल, पूरा नाम इसका यह था, इंडिया होम रूल सोसाइटी। तो इंडिया हाउस नाम से जाना जाता था नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसने की श्यामजी कृष्ण वर्मा। बेसिकली ये जो संगठन था इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसका पूरा नाम था, ये इंडिया हाउस नाम से एक छात्रावास भी चलाता था। जो भारतीय अमेरिका इंग्लैंड पढ़ने आता था, ठीक है, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करता था यह संगठन, पैसा इकट्ठा करके, और अपने इस संगठन के माध्यम से ये क्रांतिकारी गतिविधियों का भारतीय नवयुवकों में प्रचार प्रसार करता था, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करता था। तो उनका जो छात्रावास था वो छात्रावास इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। तो ये जो संगठन था वो इंडिया हाउस के नाम से ज्यादा पॉपुलर हुआ। पूरा नाम था इंडिया होम रूल सोसाइटी। संगठन का क्रांतिकारी संगठन है। क्रांतिकारी विदेश में अमेरिका ब्रिटेन में पढ़ने आए भारतीयों को क्रांतिकारी विचारधारा उनमें प्रसार करना, सरकार की विरोधी विचारधारा का प्रसार करना, इसके लिए कार्य करता था। इस संगठन से जुड़े हुए कौन कौन लोग थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा तो संस्थापक हैं। मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, महाराष्ट्र की एक पारसी क्रांतिकारी महिला थी। क्रांतिकारियों में इनका बहुत बड़ा नाम है, मैडम भीकाजी कामा। इनके एक सहयोगी हैं सरदार सिंह राणा, ये भी इससे जुड़े हुए थे। आगे हमने जैसे पहले भी बात की कि 1906 में विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र से लंदन चले गए और लंदन में श्यामजी कृष्ण इंडिया हाउस नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गए। तो विनायक दामोदर सावरकर भी इससे जुड़े हुए थे इंडिया हाउस से, और एक पंजाबी क्रांतिकारी भी इस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए। मदन लाल ढींगरा का एक घटना भी हम लोग देखेंगे। ये सब जुड़े हुए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, लंदन रहते हुए मदन लाल ढींगरा ने 1909 की घटना है, 1909 में गवर्नर जनरल के सेक्रेटरी थे कर्जन वाइली की हत्या कर दी। कर्जन वाइली वो बंगाल विभाजन वाले कर्जन नहीं है, अलग है ये। कर्जन वाइली की हत्या कर दी 1909 में। मदन लाल ढींगरा गिरफ्तार हुए और उनको तो कर्जन वाइली की 1909 में मदन लाल ढींगरा, जो कि इंडिया हाउस सोसाइटी से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे, इन्होंने इसकी हत्या कर दी। कर्जन वाइली गवर्नर जनरल के
इसकी हत्या कर दी। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने इस हत्या को क्रिटिसाइज किया, मदन लाल ढींगरा की इस कार्रवाई को आलोचना की। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष आगा खान ने भी इसकी आलोचना की। ध्यान रखिएगा, ये वैसे तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए। तो मदन लाल ढींगरा करजन वाइली की हत्या से जुड़े हुए व्यक्ति थे। 1909 में हत्या की, बाद में मदन लाल ढींगरा को भी फांसी हो गई। ठीक, बाहर बात करें तो पेरिस में, ये तो थी इंग्लैंड की बात। पेरिस में क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालन में मुख्य भूमिका किनकी है? मैडम भीकाजी कामा, जो आगे लंदन से फिर पेरिस चली गई थी। मैडम भीकाजी कामा, भीकाजी कामा एवं उनके सहयोगी सरदार सिंह राणा, ये दोनों पेरिस में भारतीयों के पक्ष में, क्योंकि ब्रिटेन में रहकर थोड़ा सा काम मुश्किल था, ब्रिटेन के ही अंतर रहकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम करना, तो ये पेरिस आ गए। पेरिस में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार कर रहे हैं। जो वहां प्रवासी भारतीय हैं उनका सहयोग प्राप्त करने, धन का सहयोग, शस्त्र का सहयोग, इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। सरदार सिंह राणा ये सक्रिय है। ठीक है, और मैडम भीकाजी कामा का नाम आपको सुनने को मिलेगा कि इन्होंने 1907 की घटना है। मैडम 1907 ईस्वी में जर्मनी का एक शहर है स्टुटगार्ड, स्टुटगार्ड कहाँ है? जर्मनी। तो वहां पर स्टुटगार्ड में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हो रहा था। उसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया और भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा लहराया मैडम भीकाजी कामा। स्टुटगार्ड में आयोजित, पेरिस में सक्रिय थी लेकिन स्टुटगार्ड गई। ठीक है, आयोजित अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भागीदारी निभाई तथा भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लहराया। उस सम्मेलन में तिरंगा लहराया। तिरंगा ये आज वाला तिरंगा नहीं था, इसमें 3 अलग प्रकार के रंग थे, हरा, पीला और नीला, लाल, सॉरी, हरा, 3 पट्टियां थी, 3 रंग थे, हरा, लाल रंग था। इस प्रकार का तिरंगा उन्होंने लहराया। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारियों की माता मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार बात करें हम 1907 में वैंकूवर में, वैंकूवर कनाडा, ठीक है, वैंकूवर में तारकनाथ दास नामक एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने सर्कुलर आजादी बांटी, एक सर्कुलर, एक पैम्पलेट छपाया जिसमें आजादी के बारे में लिखा, भारत की आजादी के बारे में, और उसका प्रचार प्रसार किया। सर्कुलर आजादी, सर्कुलर ए आजादी छपवाई और जनता में इसका प्रसार किया। ठीक है, वैंकूवर में ही एक और क्रांतिकारी थे, जीडी कुमार, जीडी कुमार, जीडी कुमार ने एक क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया वैंकूवर में। इन्होंने वैंकूवर में एक स्वदेश सेवक गृह, स्वदेश सेवक गृह नामक एक क्रांतिकारी संगठन और स्वदेश सेवक नामक से एक समाचार पत्र चलाया। ये तो था क्रांतिकारी संगठन, संगठन की स्थापना, ठीक, और स्वदेश सेवक नामक समाचार पत्र। ये गुरुमुखी लिपि में चलता था, समाचार पत्र चलाया। आगे 1910 में सिएटल, अमेरिका, सिएटल यूएसए
यूएसए में तारकनाथ दास और तारकनाथ दास ने एक फ्री हिंदुस्तान नामक एक संगठन बनाया था। फ्री हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की आजादी को समर्थन करने के लिए, ये भी ध्यान रखिए, फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया वैंकूवर में और सर्कुलर आजादी बांटी। ठीक है। जीडी कुमार ने स्वदेश सेवक गृह नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया और समाचार पत्र चलाया स्वदेश गृह नाम से, गुरुमुखी लिपि में छपता था ये। दोनों ने मिलकर सिएटल में, कौन कौन, तारकनाथ दास, जब वैंकूवर में सरकार का ज्यादा बढ़ा तो वहां से आए और अमेरिका आ गए। अमेरिका आकर तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने मिलकर के मिलकर यूनाइटेड होम रूल सोसाइटी, यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड इंडिया हाउस संगठन स्थापित। इसी प्रकार एक और घटना है जो काफी महत्वपूर्ण है, वो मिलेगी आपको 1913 में सैन फ्रांसिस्को, 1913 में सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में पंजाब के प्रवासी क्रांतिकारियों ने हिंद एसोसिएशन, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका नाम से एक क्रांतिकारी संगठन, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका नाम से एक क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया। पूरा नाम इसका ये था। यह जो क्रांतिकारी संगठन था, ये विदेशों में रहकर क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करता, भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारियों को समर्थन देने के लिए धन और हथियारों की व्यवस्था करने का काम करता था। ठीक है। ज्यादातर इसमें प्रवासी पंजाबी क्रांतिकारी जुड़े हुए थे और यह एक समाचार पत्र भी चलाता था। ये जो संगठन था, इसका एक समाचार पत्र था, का नाम था गदर पार्टी, गदर, गदर नाम से एक समाचार पत्र छपता था। 18 की जो क्रांति हुई थी उसकी याद में गदर नाम से एक समाचार पत्र यह क्रांतिकारी संगठन चलाता था। यह गदर समाचार पत्र इतना पॉपुलर हुआ कि इस संगठन का नाम ही इस समाचार पत्र के नाम पर पड़ गया, गदर पार्टी। ठीक है। तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है, ये बेसिकली क्या है, गदर पार्टी है। क्यों नाम गदर पार्टी पड़ा इसका, क्योंकि ये गदर नाम से एक समाचार पत्र चलाता था। ठीक है। पहले ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, बाद में मासिक हो गया। इस गदर नामक समाचार पत्र के अलग अलग भाषाओं में इसका संपादन होता था। ठीक है। गदर समाचार पत्र का पहला अंक उर्दू में निकला। नोट्स में सारी चीजें मैं केवल वैसे ही बता रहा हूँ जानकारी के लिए। फिर ये गुरुमुखी लिपि में भी, जो पंजाबी भाषा है, गुरुमुखी लिपि में छपा, हिंदी में छपा, अंग्रेजी में छपा, गुजराती में छपा और इसका एक अंक पश्तो भाषा में भी छपा। ठीक है। इस गदर पार्टी के जो गदर समाचार पत्र के जो संपादक थे उनका नाम भी ध्यान रखिएगा, रामचंद्र पेशावरी, पेशावरी, ये इसके समाचार पत्र के संपादक थे। समाचार पत्र इतना पॉपुलर हुआ कि इस पार्टी का नाम ही, क्रांतिकारी संगठन का नाम ही गदर पार्टी पड़ गया। इस गदर पार्टी के, जैसे मैंने बताया था, इंडिया होम रूल सोसाइटी संगठन का नाम था, लेकिन उनका एक छात्रावास चलता था इंडिया हाउस। उस नाम से वो इतना पॉपुलर हो गया कि उस नाम से ही लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी को इंडिया हाउस नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। गदर पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना और महासचिव थे
लाला हरदयाल, जनरल सेक्रेटरी लाला हरदयाल। इस गदर पार्टी की स्थापना में अन्य लोग जो और जुड़े हुए थे उनके नाम भी मैं लिखूंगा, अन्य क्रांतिकारी क्रांतिकारी जो जुड़े हुए थे गदर पार्टी से, जिसमें आपके करतार सिंह सराभा, भाई परमानंद, हरनाम सिंह टुंडी लाट, ठीक है। ये कुछ क्रांतिकारी जो थे गदर पार्टी से। गदर पार्टी ने कामाकाटा मारू केस को लेकर भी अमेरिका में, कनाडा में कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन किया। भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए लाहौर षड्यंत्र केस जिसको हम लोग कहते हैं बात की, 21 फरवरी का दिन तय किया 1915 में। सारी चीजें गदर पार्टी से। ये घटना है, आप क्रांतिकारी घटनाओं ध्यान रखना। एक और घटना जो अंतिम रूप से देखने को मिला है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में रशिया सरकार के खिलाफ, रूस जो था ब्रिटेन की सरकार के विरुद्ध था, अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप और इनके कुछ सहयोगी थे, जैसे ओबेदुल्ला सिंधी, बरकतुल्ला खां, आदि ने मिलकर रूस की सहायता से समानांतर सरकार स्थापित की, कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया और वहां अपनी सरकार स्थापित कर दी। ठीक है, अफगानिस्तान में समानांतर सरकार ब्रिटेन सरकार के खिलाफ स्थापित की। राजा महेंद्र प्रताप इसके अध्यक्ष थे, कोई विदेश मंत्री था, ओबेदुल्ला सिंधी विदेश मंत्री थे। इस प्रकार सबको अलग अलग पद दिया गया। ठीक है, तो ये समानांतर सरकार की स्थापना करने में इन क्रांतिकारियों का अफगानिस्तान में रूस की सहायता से राजा महेंद्र प्रताप, ओबेदुल्ला सिंधी, बरकतुल्ला क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि सरकार ने फिर कार्रवाई करके इस सरकार को भी ध्वस्त कर दिया, गिरफ्तार किया गया, ये सब चीजें हुई। एक घटना इसी से जुड़ी हुई है, सिल्क पेपर, ये 2 नंबर में पूछने की संभावना है, इस प्रश्न की बनती है। सिल्क पेपर षड्यंत्र, ये क्या है? सिल्क पेपर षड्यंत्र केस 15 के आसपास की घटना। ये है क्या बेसिकली कि जो ओबेदुल्ला सिंधी हैं, अफगानिस्तान में सक्रिय क्रांतिकारी ओबेदुल्ला सिंधी, इन्होंने अपने ओबेदुल्ला सिंधी ने अपने एक सहयोगी थे महमूद हसन को पीले, अच्छा इसको रेशमी रुमाल, हिंदी वर्जन इसका ध्यान रखना, रेशमी रुमाल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, हिंदी में पूछ ले आपको, रेशमी रुमाल षड्यंत्र केस। महमूद हसन को पीले रेशमी वस्त्र पर पश्तो भाषा में क्रांतिकारी संदेश लिखकर भारत पहुंचाने की जिम्मा सौंपा। क्रांतिकारी संदेश लिखकर भारत भेजा, जहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया। या कोई मैसेज था, इस पीले रंग के रेशमी वस्त्र पर लिखा हुआ था। ओबेदुल्ला सिंधी ने अपने सहयोगी महमूद हसन को दिया था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, बाद में वो संदेश को डिकोड किया गया, उनकी भाषा में जो लिखा हुआ था। तो ये जो इस पर महमूद हसन पर केस चला, जिसको सिल्क पेपर षड्यंत्र कॉन्स्पिरेंसी केस कहते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की घटना है ये। रेशमी रुमाल षड्यंत्र केस के रूप में भी जाना जाता है, हिंदी वर्जन इसका यह है, पीले रंग की रेशमी वस्त्र पर कुछ गुप्त क्रांतिकारी संकेत लिखे हुए थे। ये घटना आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के साथ ही भारत में और भारत के बाहर अलग अलग देशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक है, इसका
कारण कि जनता का सक्रिय सहयोग नहीं मिला, ठीक है, कई जगह सरकार की कठोर कार्रवाई भी थी, ऐसी सारी चीजें थी। तो जो भी कारण रहे, प्रथम चरण जो था प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही समाप्त हो गया, जिसकी शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी के दशक में 1897 1897 की जो मिस्टर रैंड और अयस्ट की हत्या की जो घटना थी चाफिकर बंधुओं द्वारा, वहां से क्रांतिकारी घटनाक्रम शुरू हुआ प्रथम चरण का, और प्रथम विश्व के साथ आते आते प्रथम चरण का अवसान हो गया। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे दूसरे चरण की, क्रांतिकारी आतंकवाद जो है, क्रांतिकारी चरण जो है उसका दूसरा फेज क्यों शुरू हुआ, क्या कार्यक्रम थे, कार्यक्रम मोटा मोटी उनके यही हैं, क्या उद्देश्य थे, थोड़ा बहुत जो अंतर आता है उस अंतर के बारे में बात करेंगे, और क्या घटनाएं रही दूसरे चरण की उसके बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।